हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज सेकंड का टर्न है। आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यह जो चैप्टर का नाम हुआ। टॉपिक नंबर 2.2 आज का हमारा टॉपिक है। और इस चैप्टर में कुल कितने टॉपिक हैं उनकी लिस्ट छोटी सी आपके सामने देखिए। इस तरह से 2.1 से 2.4 तक हम पढ़ेंगे और इसके बाद 2.5 पर इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज आपके सामने आएगी। और इन सभी टॉपिक्स के जो लिंक्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप चाहें जिस भी वीडियो को आप उसको वॉच कर सकते हैं। इससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम का सेविंग होगा। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी 1950 और 1990 के बीच में, इन 40 ईयर्स में। ये आज का हमारा सारा डिस्कशन इस बारे में रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के जस्ट बाद हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी वो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। नंबर 1, ओनर्स ऑफ द सॉइल दैट मीन्स जमींदार्स वुड कलेक्ट रेंट लगान फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एक्चुअल फार्मर्स। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 में इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल के अंदर क्या था कि ज़मींदार जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, उस गवर्नमेंट ने उन ज़मींदार्स को ओनर्स ऑफ लैंड डिक्लेयर कर दिया था ऑफिशियल। और जितने भी किसान थे उनको टिलर्स ऑफ सॉइल के नाम से कहा जाने लगा। और वो सभी ज़मींदार उन किसानों से टैक्स यानी कि लगान यानी कि रेंट लेते थे और उसका कुछ एक पोर्शन गवर्नमेंट को देते थे, बाकी सब अपने लिए रख लेते थे। तो ये थी पोजीशन इंडिया की इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद भी। और देखते हैं, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैड फोर्स्ड इंडिया टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ फूड स्टेपल्स। दो बातें हुई थी। पहले क्या कि इंडिपेंडेंस मिलने तक हमारी फूड की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मेंस था वो पहले से ही कम था। दूसरी बात, ब्रिटिश रूल ने किसानों को फोर्स करके फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पर स्विच करा दिया था। तो उसकी वजह से भी फूड का प्रोडक्शन या वीट या राइस का प्रोडक्शन और भी कम हो गया था। और पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ती जा रही थी ना 1921 के बाद। स्पेशली हमने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में आपको, जिसको हम लोग द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। तो वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसकी वजह से हमको बहुत सारा वीट और राइस इंपोर्ट करना पड़ता था आज़ादी मिलने तक भी। करेक्ट। आगे देखते हैं, जो कंट्री का पूरा लेबर फोर्स था, ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट के काबिल होते हैं, नौकरी करने के या किसी काम करने के लायक होते हैं ना, मतलब ना तो उसमें चिल्ड्रन आते हैं ना ही उसमें ओल्ड एज पीपल आते हैं। तो जो लेबर फोर्स थी उसकी 70% से 75% तक लोग एग्रीकल्चरल में ही लगे हुए थे। वो खेती बाड़ी के काम में ही लगे हुए थे, बिकॉज कंट्री में उस समय ना कोई कंपनीज ज़्यादा ओपन हुई थी, ना ही कोई सर्विस सेक्टर का यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था। तो इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स वाज इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द प्रोडक्टिविटी वाज स्टिल वेरी लो। एक बॉक्स यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एक डेटा आया, हमने आपको रिमाइंड करा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे सब्जेक्ट में। जहाँ जहाँ ये पिंक कलर से कुछ भी टेक्स्ट लिखा होगा, जहाँ पे मेरा भी कर्सर फ्लो कर रहा है, ये सारा पिंक कलर का जो टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ डेटा याद करने के लिए, है ना। इस सब्जेक्ट में आपको कुछ डेटा मेमोराइज करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हमारे लास्ट स्लाइड में भी आया था, लास्ट चैप्टर में भी आया था और अब भी आया है। तो 70% to 75% ऑफ लेबर फोर्स वॉज एंगेज इन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक फैमिली के पास कुछ ज़मीन है लिमिटेड और उस फैमिली का साइज बढ़ता जा रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बीतता है, पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, तो फैमिली का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सब बच्चों के पास कुछ और ऑप्शनल काम नहीं होने के कारण वो सभी के सभी धीरे धीरे एग्रीकल्चर में ही आ गए। अब उस जिस एक पीस ऑफ लैंड पे 4 आदमी सफिशिएंट है, वहाँ पे 6 आदमी 7 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा जो मैन पावर एग्रीकल्चर में है, जिसकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। बाहर से देखने में लगेगा कि उन लोगों को काम मिला हुआ है, वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं,
लेकिन असल में उनकी वहाँ पे नीड नहीं है, उनकी वहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। उस काम को करने के लिए कम लोग काफ़ी सफिशिएंट हैं, जबकि ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। और देखते हैं हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। उस ज़माने में जब हमको आज़ादी मिली थी तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के जो मीन्स हैं, साधन हैं, वो कंट्री में उतने डेवलप्ड बिल्कुल भी नहीं थे। और ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी थी वो बारिश पर थी। बारिश होने से ही एग्रीकल्चर का ठीक ठीक प्रोडक्शन होता था, अदरवाइज नहीं होता था, सूखा पड़ता था या फिर अकाल पड़ता था। पॉइंट नंबर 6 देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि किसानों की जो एक मेंटेलिटी थी कि हमको जो एग्रीकल्चर करना है वो ज़्यादातर अपनी ही घर की फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए करना है, ना कि अपने हार्वेस्ट को मार्केट में सेल करके उससे पैसा कमाने के लिए करना है। तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो कंसेप्ट था वो इंडिपेंडेंस तक कुछ वीक तो हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप की तरफ ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन अभी भी वो मेंटेलिटी, वो माइंडसेट था। तो कम से कम इतना खेत में प्रोडक्शन तो हो जाए कि हमारे घर का खर्चा चल जाए, यही मेंटेलिटी से ज़्यादातर लोग फार्मिंग का काम करते थे। एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स, बहुत गरीबी थी उस समय, तो लोगों के पास, किसानों के पास इतना पैसे ही नहीं थे कि वो कुछ मशीनें खरीद पाएँ। ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी बात है, मतलब छोटी छोटी मशीनें, छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं खरीद पाते थे। तो एग्रीकल्चर के पूरे प्रोसेस में ना तो टेक्नोलॉजी का कोई रोल था खास, और ना ही कोई मशीनों का रोल था, सारा काम हाथों से किया जाता था। इसलिए हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम था, और इसलिए हमें वीट और राइस जैसी चीज़ें भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी अमेरिका जैसे कंट्री से। पॉइंट 8 पे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इसका हम डिस्कशन प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। जैसे जैसे फैमिलीज का साइज बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे खेतों के टुकड़े हो रहे थे ना, जो घर में जो पार्टीशन होता है, जो फैमिली बड़ी हो जाती है तो सब अपना अपना बंटवारा कर लेते हैं, तो उसी खेत के मल्टीपल पार्ट्स बनते 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 हर एक किसान के पास बहुत छोटे छोटे खेतों के साइज रह गए थे। इसको हम बोलते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इंडिपेंडेंस आने के बाद, स्पेशली 1950 के बाद, किस तरह की नई पॉलिसीज़ हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए अडॉप्ट की। करेक्ट। तो इस पीरियड में 40 इयर्स में क्या क्या हुआ हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप का जो रिफॉर्म था वो था लैंड रिफॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ने जानबूझ करके किया ताकि हमारी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़े। सेकंड टाइप का जो न्यू पॉलिसी उन्होंने बनाई वो थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि हमको बहुत सारा फूड स्टेपल्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो उस इंपोर्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का, गवर्नमेंट ने एक कैंपेन बनाया बहुत बड़ा, और पूरे कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो अभी के लिए आप इतना बात याद रखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए इस पीरियड में, 40 इयर्स के पीरियड में, जो गवर्नमेंट ने मेजर दो काम किए है ना, वो थे लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग लैंड रिफॉर्म्स की। कैसे, देखिए, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे लैंड वाज ओन्ड इन इंडिया। आपको मैंने बताया लास्ट चैप्टर में भी और अभी बताया कि ब्रिटिशर्स ने पूरी लैंड का जो ओनर है वो ज़मींदारों को डिक्लेयर कर दिया, और जो किसान थे उनको टिलर्स ऑफ सॉइल करके बोला। तो लैंड का जो ओनरशिप है वो गिने चुने लोगों के पास ही था, मतलब बहुत थोड़े ज़मींदार लोगों के पास बहुत सारी लैंड है और बाकी सबके पास लैंड नहीं है। तो ये जो इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंडिया में लैंड का, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए। और इसका मीनिंग ही क्या है कि चेंजिंग द वे द लैंड वाज ओन्ड इन इंडिया। जिस तरह से लैंड का ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड था इंडिया में आज़ादी मिलने तक, उसको चेंज करने की बात को ही लैंड रिफॉर्म हम कहते हैं। इसमें दो मेन खास बात थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई की, इम्प्लीमेंट किया। नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एवोल्यूशन होता है समाप्त कर देना, किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को, किसी प्रोसेस को फिनिश कर देना, कंप्लीट कर देना, अब आगे उसको कंटिन्यू ना करना। और इंटरमीडियरीज होता है कि जो ज़मींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो इंटरमीडिएट थे किस किस के बीच में, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और टिलर्स ऑफ सॉइल यानी कि किसानों के बीच में। तो इनको हम, चूंकि ये मीडिएशन का काम करते थे गवर्नमेंट और टिलर्स के बीच में, तो इसको हम लोग इंटरमीडियरीज कहते थे। तो इस सिस्टम का फ्रीडम मिलने के बाद गवर्नमेंट ने एवोल्यूशन कर दिया कि अब इंटरमीडियरीज नहीं होंगे। फिर एक और था लैंड सीलिंग,
कि इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लैंड सीलिंग या सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। और एक और जो इसके अलावा जो पॉइंट्स थे जो लैंड रिफॉर्म के नाम से इंडिया में अडॉप्ट किए गए, उसको हमने फिलहाल अदर्स की कैटेगरी में डाला है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, let us discuss these all one by one. Correct. Number one, abolition of intermediaries. इंटरमीडियरीज को अबॉलिश कर देना, दैट मीन्स उनकी अब सिस्टम को खत्म कर देना। अब ऐसा कोई सिस्टम इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया फ्रीडम उसको मिल चुकी है ब्रिटिशर्स से। तो ये इसमें क्या क्या स्टेप थे देखें। जमींदारी सिस्टम वॉज एंडेड टू स्टॉप एक्सप्लोटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स या टिलर्स। ये तो आपको पता ही है ना, ब्रिटिश रूल के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुसीबत में था वो टिलर्स ऑफ सॉइल था, यानी कि किसान का कम्युनिटी था। वो लोग सारा मेहनत करते थे, और जो भी प्रोड्यूस होता था भगवान की कृपा से, जैसे कि बारिश हुई तो कुछ प्रोड्यूस हुआ, नहीं हुई तो नहीं हुआ, इवन देन तब भी उनको अपने ज़मींदार को रेंट या लगान देना पड़ता था। तो ये जो उनका एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था ब्रिटिश रूल के द्वारा, तो इसको ख़त्म किया गया, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया, इंटरमीडियरीज को ख़त्म कर दिया गया। और इसलिए ख़त्म किया क्योंकि अब हमें किसानों का या फार्मर कम्युनिटी का एक्सप्लोटेशन नहीं करना था। नेक्स्ट देखिए, लैंड ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स या जमींदार्स टू टिलर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड का ओनरशिप पहले जमींदारों के नाम पे कर दिया था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सब कैंसिल करना चाहा, और एक हद तक कर भी पाए, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। और उस सब लैंड को जो वास्तव में वहाँ पे खेती करते थे किसान लोग, उनके नाम पे शिफ्ट करना उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से। सी पॉइंट, द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मेड 200 lakh टेनेंट्स और टिलर्स ओनर्स ऑफ द लैंड दे वर्कड ऑन। ये जो हमारा सिस्टम चला कि अब ज़मींदारों से यानी कि लैंडलॉर्ड से ज़मीन को वापस लेकर गवर्नमेंट जो किसानों के नाम पे ट्रांसफ़र कर रही थी, अलोकेट कर रही थी, तो अब हमने देखा कि ऐसे 2 करोड़ किसान थे जो अब गवर्नमेंट के पास एज ओनर ऑफ लैंड रिकॉर्ड किए गए। तो इससे बड़ा ये सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा चेंज था कि जहाँ पर कुछ ही लोग, ज़मींदार लोग ही जो पहले लग्जरियस लाइफ अफोर्ड कर पाते थे किसानों का एक्सप्लोटेशन करके, अब वो सारी ज़मीन वापस किसानों को दे दी गई। उन किसानों को उस ज़मीन का ओनर बना दिया गया एक सिस्टम के हिसाब से कि किस किसान को कितनी ज़मीन मिले। एक वो तरीका था गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से उनको उनका ओनर बनाया गया। और देखें, द गवर्नमेंट थॉट इफ टिलर्स वर मेड द ओनर्स ऑफ लैंड, they will work harder for improving the productivity of the agriculture sector and making the country self-reliant in food crops। गवर्नमेंट ने ये लैंड रिफॉर्म क्यों किया, इंटरमीडिएट से क्यों हटाया? देखिए, पहले जो किसान था वो किसान सोचता था कि यार ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके क्या फ़ायदा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा जो बेनिफिट हमें होना है उसका बहुत सारा पोर्शन तो ये ज़मींदार लोग ले जाएंगे, तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। तो वो इसलिए ना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में बिलीव नहीं करते थे। ऐसे मेथड अडॉप्ट करना और ऐसे इस तरह से काम करना कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसमें ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते थे किसानों की कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर किसानों को बेनिफिट पूरा पूरा मिलने लगे, इंटरमीडिएट्स को हम हटा दें और किसानों को ही सारा बेनिफिट मिलने लगे, तो ज़्यादा बेनिफिट के उससे अब जो फार्मर्स हैं वो अच्छे अच्छे मेथड्स और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी नेसेसरी है वो स्टेप लेंगे, चाहे वो हार्ड वर्क है चाहे वो स्मार्ट वर्क है। तो गवर्नमेंट का जो थॉट था बिल्कुल ठीक था एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ने इसी थॉट के लिए, ताकि इंडिया के इंपोर्ट्स भी कम हो जाएं और इंडिया का जो अपना फूड जो क्रॉप्स हैं, फूड स्टेबल्स हैं, उसमें हम लोग आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट भी बन जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने कैंपेन ये पूरा एक मिशन चलाया जिसमें इंटरमीडिएट्स को ख़त्म करके टिलर्स ऑफ सॉइल को ओनरशिप दी गई लैंड की। तो ये लैंड रिफॉर्म का एक पार्ट था बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ने उस समय रन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो लैंड रिफॉर्म था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स वाला, क्या ये सक्सेसफुल था या कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी थी, या ये कामयाब उतना नहीं हो जितना हमने सोचा था? तो इसका आंसर है, ये बात ठीक है कि इट वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज वी थॉट। तो हमने लिखा भी हुआ है, वाई एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स वाज नॉट अ फुल सक्सेस। फुल सक्सेस ये वाला हमारा मिशन नहीं था इंडिया में, इसके कुछ कारण रहे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है आपके लिए, ये स्पेशल पॉइंट है, आपको ज़रूर याद करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स का जो मिशन था वो इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ? पहला पॉइंट,
एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल एंड केरला द न्यू लॉ वाज नॉट इफेक्टिवली अप्लाइड। एक्चुअल में क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, जमींदार लोग थे, बड़े पावरफुल थे पॉलिटिकली भी। तो ये जो लोग नया कानून बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, तो इन जमींदार लोगों की उन लोगों से बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। तो केवल दो ही स्टेट में ऐसा हो पाया कि ये प्रॉपर ढंग से इंटरमीडियरीज को एबोलिश किया गया। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल और केरला में। बाकी स्टेट्स में उतना अच्छे से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बहुत सारा तरीका उन लोगों ने निकाल लिया, जमींदार लोगों ने, लैंडलॉर्ड्स ने, कि ये जो है ना स्कीम फेल हो जाए और जो लैंड है उसके हम ओनर बने रहे। कैसे? अभी डिस्कस करेंगे, देखिए। मैनी फॉर्मर जमींदार्स यूज्ड द लूप होल्स इन द न्यू लॉ एंड कंटिन्यूड टू बी द ओनर्स ऑफ द लैंड। अब इंडिया का जो कानून है ना, शुरू से ही ऐसा रहा है कि उसमें कुछ कुछ ऐसे ये लोग चीटर्स लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं, उनको यूज करके अपना बेनिफिट वो कर लेते हैं। जमींदारों ने भी यही किया। उन्होंने क्या किया, जो ये नया लॉ पास हुआ था ना कि लैंड को ट्रांसफर करना है किसानों को, तो उस कानून के में उन्होंने कुछ लूप होल्स निकाले, कुछ कमियां निकाली, और उन कमियों को लेकर के वो लोग उन लोगों ने कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में केसेस को फाइल करना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ, जब केस चल रहा है तो फिर वो तब तक होल्ड हो जाएगा केस, और जो ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, और कोर्ट को तो बहुत सारा टाइम लगता है डिसीजन लेने में। तो तब तक वो लोग ओनर बने रहेंगे, और तब तक इसी बीच में ये ज़मींदार लोग कुछ कुछ जुगाड़ कर लेंगे ताकि वो लैंड उनको ट्रांसफ़र करनी ही ना पड़े। तो यही बात हमने पॉइंट सी से हमने बताना शुरू किया। देखिए, इन मैनी एरियाज जमींदार्स evicted the tenants and claimed themselves to be the tillers for retaining the land ownership। जमींदार लोगों ने क्या किया, अपने पैसे के बल पर, फोर्स के बल पर और ओवर पावर करके ना लोगों को, किसानों को जो पहले से वहाँ पे ज़मीन पर खेती करते थे, उनको वहाँ से हटा के भगा दिया, और खुद दिखाने के लिए उन ज़मीनों पर खेती करने लगे, ताकि गवर्नमेंट को ये ऐसा लगे कि यही लोग कल्टीवेटर्स हैं, इन्हीं को लैंड का ओनरशिप मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट डी, द पुअरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने बड़ा प्रेशर करके किसी छोटे किसान को ज़मीन दिलवा भी दी, तो वो ज़मीन का साइज इतना छोटा होता था कि उस पर ना कमर्शियल लेवल पे या उस मतलब खेती करना उतना बेनिफिट वैसे भी नहीं हो पाता था। तो जो जिनको ज़्यादा ज़मीन मिली साइज में, इस अलोकेशन में, उनको तो बेनिफिट रहा, लेकिन जिनको थोड़ी ज़मीन मिल पाई उनको वैसे भी कोई बेनिफिट इस लैंड रिफॉर्म का नहीं मिल पाया, क्योंकि वो छोटी ज़मीन पर कुछ भी कर लें उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि उनका लाइफ कंफर्टेबली चल सके। और देखते हैं आगे, लैंड रिफॉर्म्स, उसी हम स्लाइड को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एक पार्ट तो पढ़ लिया कि लैंड रिफॉर्म में हम लोग द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या इंटरमीडियरीज हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब दूसरे लैंड रिफॉर्म की बारी है, जिसका नाम है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स या लैंड सीलिंग्स। तो ये लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, है ना। मतलब सीलिंग वैसे तो छत को कहते हैं, सीलिंग फैन से आपको शायद याद आ गया होगा, शायद आपको ऐसा एग्जांपल देने से याद भी रहे। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, करेक्ट। तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, किसी एक आदमी या एक फैमिली के नाम पर मैक्सिमम कितनी लैंड उनके नाम पर हो सकती है, तो इसको गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम कैप लगा दिया, मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा लैंड आपके नाम पर नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया, इसका भी उतना सारा असर नहीं पड़ पाया जैसे गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई, ऐसा भी नहीं है। देखते हैं पॉइंट ए, द गवर्नमेंट वांटेड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। गवर्नमेंट को ये लगता था कि ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में, ये एक ठीक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास तो बिल्कुल लैंड नहीं है जो किसान है, और जो किसान नहीं है, लैंडलॉर्ड जैसे लोग, जमींदार जैसे लोग, इनके पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि इस लैंड का ठीक ठीक बंटवारा होना चाहिए जहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है। और इट स्पेसिफाइड द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कुड ओन। ये वाली जो बात है मैंने अभी आपको बताई थी कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोशिश किया कि हर फैमिली या हर इंडिविजुअल के नाम पे जो मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड ओनरशिप में आ सकती है उसकी एक मैक्सिमम कैप हो, मैक्सिमम लिमिट हो, है ना, ताकि बाकी की ज़मीन और लोगों को अलोकेट की जा सके। इफ एन इंडिविजुअल ओन्ड मोर लैंड देन स्पेसिफाइड, the excess would be taken over by government and it will be allotted
टू द लैंडलेस स्मॉल फार्मर। अगर किसी बंदे या फैमिली के नाम पर इतनी ज़्यादा जगह है कि वो गवर्नमेंट की लिमिट से ज़्यादा है, तो उस एक्सेस लैंड को गवर्नमेंट ने क्या करती थी, उस एक्सेस लैंड को जो ऐसे किसान थे जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं थी, तो उनके नाम पे गवर्नमेंट ने रजिस्टर करना, अलॉट करना शुरू कर दिया। ये था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का एक बहुत मेजर स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय 1950 के बाद लिया। और देखिए, बट दिस गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज चैलेंज्ड इन कोर्ट्स बाई बिग लैंडलॉर्ड्स। अभी बताया था ना लास्ट स्लाइड में, सेम पॉइंट आ गया। देखो कि जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या किया, लॉ में लूप होल निकाल के, कानून की कुछ कमियां निकाल करके कोर्ट्स में इस मैटर को डिस्प्यूटेड कर दिया। अब वहां पे क्या हुआ देखो, दे डिलेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, क्योंकि कोर्ट्स को तो टाइम लगता है, एंड इन द मीन टाइम दे गॉट द लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम्स ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एंड एस्केप। उन्होंने तरीका निकाल लिया कि यार जब तक कोर्ट डिसाइड करेगी ना, तब तक इस ज़मीन को हम अपने अलग अलग क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, रजिस्टर करा देते हैं। और जब ज़मीन हमारे नाम पे रहेगी ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि हमें वापस करनी है किसानों को। इस तरह से उन्होंने तरीके निकाल लिए अपने आप को बचाने के। ठीक है, और देखिए अब इस वाली बॉक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो 1 और 2 के अलावा जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 3 देखिए, फर्स्ट और सेकंड तो हो ही चुका है अभी यहाँ तक, ये सेकंड था, यहाँ पे थर्ड आ गया। क्या? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ईच फार्मर हु हैड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स एट वेरियस प्लेसेस वॉज अलॉटेड द इक्वल लैंड एट वन प्लेस। क्या मीनिंग हुआ? किसी किसान के पास थोड़ा सा ज़मीन गांव के इस कोने पे है, थोड़ा सा ज़मीन गांव के उस कोने पर है, या कुछ ज़मीन किसी दूसरे गांव में है, कुछ ज़मीन अपने गांव में है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग्स थे ना, जिन पे एग्रीकल्चर करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सचेंज करा दिया। मतलब इस वाले फार्मर को अपने ही विलेज में उनको इक्वल साइज़ का लैंड दे दिया गया, और उस वाले दूसरी जगह पर वो जो उसकी लैंड थी उसको किसी और को दे दिया गया। तो ऐसे एक्सचेंज करके ना आपस में उन्होंने अपने लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट कर दिया, गवर्नमेंट ने फार्मर्स की लैंड को। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन से क्या हुआ, जो खेत का साइज है वो बड़ा हुआ, और जो इंक्रीज साइज ऑफ फील्ड है या फार्म है, उस पर बेटर ढंग से वो किसान जो है फार्मर, वो अपना काम करने के लिए एबल हो पाया। और देखिए फोर्थ टाइप का जो लैंड रिफॉर्म था वो था रेगुलेशन ऑफ रेंट। अभी भी इन सब सिस्टम को मैंने आपको बताया कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अभी भी कामयाब हो गए थे किसी किसी तरीके से अपनी लैंड को अपने पास रख पाने में। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि कानूनी ढंग से तो वो बच गए, लेकिन गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी कि जो भी टैक्स होगा या लगान होगा जो फार्मर देने के लिए लायबल है अपने लैंडलॉर्ड को, तो वो क्रॉप की वैल्यू, टोटल क्रॉप की वैल्यू का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक ऐसा ना रूल बन गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब मतलब किसानों को ये तो हुआ कि अगर देना भी पड़ा तो 1/3 ही देना पड़ेगा, 2/3 हमारे पास ही रह जाएगा, और हम उसको अपने लिए, अपने लिविंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वाला देखिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग। एक एक किसान अलग अलग ढंग से किसानी करे या खेती करे, तो उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती। लेकिन अगर कुछ किसान मिल जाएं तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। इसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, ऐसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। तो कुछ किसान आपस में मिल गए, तो उनको जो इनपुट चाहिए, उनको जो मशीनें चाहिए, उनको जो इक्विपमेंट चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पेस्टिसाइड्स चाहिए, जो सीड्स चाहिए अच्छी क्वालिटी के, तो वो अब वो अच्छे ढंग से प्रोक्योर कर सकते थे अपनी टर्म्स पे। आप सोचिए ना कि एक गांव में मान लीजिए 100 फार्मर्स हैं, अब वो अलग अलग किसी किसी दुकान पे जाएंगे तो उनको महंगा ही सामान मिलेगा। अगर 100 मिल जाए और अपनी रिक्वायरमेंट को मिला करके एक लिस्ट बना लें, और किसी एक दुकानदार से, एक शॉपकीपर से, या किसी एक बड़े स्टॉकिस्ट से वो नेगोशिएट करें, तो वो बहुत अच्छा बार्गेन कर पाएंगे, उनको बड़े अच्छे प्राइस पे सामान मिल पाएगा। और ये भी देखिए कि छोटे छोटे खेत हैं, मान लो बहुत सारे किसान हैं, तो हर एक इंडिविजुअल फार्मर एक ट्रैक्टर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ किसान मिल गए आपस में और मिलकर के खेती करने लगे, तो अब वो ट्रैक्टर ला सकते हैं। तो उस ट्रैक्टर का फायदा अब सभी किसानों को बराबर बराबर मिल पाएगा।
तो ये फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग में। तो ये भी एक लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया इंडिपेंडेंस के बाद। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब लैंड रिफॉर्म के बारे में था। अब देखिए, ये जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुए ये इंडिपेंडेंस के बाद हो गए थे, और अब तक भी इंडिया सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहा था अपने फूड के प्रोडक्शन में, स्पेशली वीट और राइस के प्रोडक्शन में। जितनी हमारी कंट्री को नीड थी उतना अपने से प्रोड्यूस कंट्री नहीं कर पा रहा था। अब इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस थी हमारी, कि अमेरिका से या यूके से हमको या यूरोप से हमको गेहूं या राइस हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट से बचने के लिए अब इंडिया में एक नया तरह का थॉट आने लगा कि अपनी एग्रीकल्चर की सिचुएशन को सुधारिए, एग्रीकल्चर करने के मेथड्स को बदलिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन ऐसा हो जाए कि हम अपनी नीड तो फुलफिल कर पाए, कम से कम हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। तो उसको हमने नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। खेतों का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम रिवॉल्यूशनाइज करना चाहते थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? HYV सीड्स ने। ये क्या होते थे? हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड। देखिए इसका हमने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग HYV सीड्स, मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स, बीज जो होते हैं, अच्छी मतलब नई नई जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एक नया वैरायटी बनता है सीड्स का, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसको यूज़ करके, फिर मॉडर्न मीन्स को यूज़ करके, एंड देन फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज़ करके हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं फूड ग्रेन्स का। ठीक है, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का डेफिनेशन। अच्छा, HYV सीड्स का हमने फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। ये जो यील्डिंग का मतलब है, यील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आउटपुट कितना आता है ना, कितनी क्वांटिटी में आता है। तो अगर इस तरह के हमको सीड्स मिल जाएं कि जिनको खेतों में लगाने से ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारी पूरी कंट्री के लिए अच्छा है। तो यही गवर्नमेंट का पर्पस था। और देखें, एक मिस्टर MS स्वामीनाथन थे जिन्होंने इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाने में फॉरेन कंट्रीज से और इंडिया के हिसाब से उनको अडोप्टिव बनाने में साइंटिफिकली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है ना, इनका नाम मिस्टर MS स्वामीनाथन, ये आपके डेटा पर्पज से याद करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये जो सीड्स थे HYV सीड्स were first adopted in India 1966। इस ईयर में इंडिया ने पहली बार 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया अपने एग्रीकल्चर में। These seeds needed better irrigation and heavier doses। यहाँ पे डोज लिखा हुआ है, डोजेज है, मैं ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं। डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये जो सीड्स थे इनकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा थी, पर इनकी रिक्वायरमेंट भी थी। क्या? ये जो सीड्स इस तरह के थे कि जब इनको बोया जाता है खेतों में, तो इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, और इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए थे, और इनको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो कीड़ों से बचाने को होता है ना फसलों को, वो दवाइयाँ ज़्यादा चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी पिंक कलर में है, आपके लिए डेटा का लिए आपके लिए काम आएगा। इन जस्ट 1 ईयर, जैसे ही हमने इनको यूज़ करना शुरू किया HYV सीड्स को, तो क्या हुआ देखो, केवल 1 साल के अंदर, दैट मीन्स 1966-67 जो ईयर था, इससे 1967-68 इस वाले ईयर तक, केवल 1 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय मोर देन 25%। जबरदस्त काम हो गया। मतलब ये जैसे ये यूज़ करना शुरू किया हमने, वैसे हमारा फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन 25% से ज़्यादा बढ़ गया। हम यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बता पा रहे? इसलिए नहीं बता पा रहे, किन्हीं बुक्स में तो ये फिगर जो लिखी हुई है वो है 25%, और किन्हीं बुक्स में ये फिगर 28.8% है। तो सेफर साइड पे हम कह सकते हैं बाई मोर देन 25%। करेक्ट। आगे देखते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, फ्रॉम मिड 60s टू मिड 70s, ओनली व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड, दैट टू ओनली इन पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इंडिया के जिन जिन स्टेट्स में अच्छे इरिगेशन की फैसिलिटी थी,
जहाँ जहाँ पर उनको अच्छे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स अवेलेबल थे, उन्हीं स्टेट्स में इनका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका इफेक्ट पहले नज़र आया। तो जो पहले 10 साल थे ना फर्स्ट डिकेड में, दैट मीन्स अराउंड 1965 टू 1975, इन 10 सालों में जो बेनिफिट नज़र आया केवल दो फसलों पर नज़र आया, वीट और राइस के प्रोडक्शन पर, और वो भी केवल गिने चुने स्टेट्स में, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। उसके बावजूद आप देखिए इतना थोड़े ही फसलों पर और इतने कम स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट होने पर भी एक ही साल में 25% पूरे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो ये एक आई ओपनिंग मैटर था इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन के लिए कि यार अगर इस तरह से इस तरीके से हम एग्रीकल्चर करें तो हम लोग ना केवल इंपोर्ट्स अपने कम कर पाएंगे, हम लोगों को पूरा भरपेट खाना भी मिलेगा उस टाइम जिस टाइम इतनी गरीबी थी कंट्री के अंदर। और देखिए बट इन सेकेंड डिकेड, इसके बाद जो 10 साल थे ना आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, कब से कब तक, फ्रॉम मिड 70s टू मिड 80s, दैट मीन्स फ्रॉम 1975 रफली टू 1985। तो ये जो इट स्प्रेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी ये काफ़ी सारे पार्ट में इंडिया के सभी लगभग सभी स्टेट्स में आ गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ए सक्सेस इन मोर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। पहले 10 साल में तो राइस और वीट में ही ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और जो बाद के 10 साल थे तो बाकी क्रॉप्स में भी ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और कई ज़्यादा स्टेट्स में, पहले से कहीं ज़्यादा स्टेट्स में ये हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन बाद के 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स को, स्पेशली जो मार्जिनल फार्मर होते हैं ना, मार्जिनल फार्मर ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल फार्मर होते हैं स्मॉल फार्मर्स, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। मार्जिनल फार्मर्स मीन्स फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिन किसानों के पास छोटे साइज की ज़मीन है, कम ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा लैंड उनके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सपोर्ट सिस्टम, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जिसके अंडर उन किसानों को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता था, उनको सब्सिडीज़ मिलती थी फर्टिलाइजर्स वगैरह के परचेज पर, और उनके इस तरह से अलग अलग फैसिलिटीज़ देती थी गवर्नमेंट, ताकि वो भी अपने छोटे छोटे खेतों से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, ज़्यादा बेनिफिट कर पाएँ। तो ये थे जी हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 7 में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में बेनिफिट्स क्या क्या हुए। नंबर 1 देखिए, आप मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिएगा। नंबर 1, वीट प्रोडक्शन जो 1950 में एक हेक्टेयर में केवल 660 केजी प्रोड्यूस होता था, अब 2021 में अगर आज की डेटा से आप कंपेयर करो तो वो 3464 केजी होता है। ये कितना इंप्रूवमेंट आया? आप कहोगे सर ये 2021 क्यों आ गया, आप तो जो है 1990 तक बढ़ा रहे थे। तो ये बात ठीक है, पर ये तभी हो पाया ना जब हमने पिछले जो फर्स्ट 40 ईयर्स थे 1950 से लेकर 1990 तक, तब वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट आया उसके वही इम्प्रूवमेंट कैरी होते 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 अब यहाँ पर इतना हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो उस 40 ईयर्स के टाइम में भी ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, ये आप मान सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, HYV seeds reduce the time lag between sowing and harvesting. Therefore, twin crops per year became possible. इनके क्वालिटी थी जो HYV सीड्स थे कि इनके द्वारा जो फसलें की जाती थी, ये क्रॉप्स एक साल में काफ़ी कम टाइम लेती थी मैच्योर होने में, और जो टाइम बचता था वो इतना ज़्यादा था कि उसमें एक और दूसरी क्रॉप भी हम लोग ग्रो कर सकते थे। तो इससे किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो 1 ईयर में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स 2 बार ग्रो कर सकते थे। आपने शायद नाम सुना हो खरीफ और रबी, फसलें 2 तरह की होती हैं, खरीफ और रबी। तो आपने इन नामों से नहीं पता तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक सीजन में ज़्यादातर गेहूँ ग्रो किया जाता है, और उससे जस्ट बाद बरसातों के सीजन में ज़्यादातर राइस या धान जिसे कहते हैं उसको ग्रो किया जाता है। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन सीड्स का मेच्योरिटी टाइम काफ़ी स्मॉल था कंपैरेटिवली। तो इसलिए एक साल में 2 फसलें, मतलब किसान का डबल प्रॉफिट, डबल इनकम, ये पॉसिबल हो पाया इन सीड्स की हेल्प से। पॉइंट नंबर 3 देखो, एरिया अंडर कल्टीवेशन रोज फ्रॉम 13 करोड़ हेक्टेयर्स इन 1951 टू 20 करोड़ हेक्टेयर्स इन 2021। ये जो है एरिया अंडर कल्टीवेशन, मतलब समझिए कि ऐसी ज़मीन का साइज जिस पर खेती की जाती है। तो आज़ादी के टाइम पर ये था 1951 में कितना, 13 करोड़ हेक्टेयर्स,
और आज के समय में लगभग 2021 की बात कर रहे हैं तो ये 20 करोड़ हेक्टेयर्स है। इसका मतलब बहुत सारी ज़मीन जो पहले फॉरेस्ट थी या पहले आइडल पड़ी हुई थी, कोई इसको यूज़ नहीं करता था, अब उस पर हमने खेती करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब खेती करना प्रॉफिटेबल चीज़ बनती जा रही थी इंडिया के अंदर। ये एक फ़ायदा हुआ। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब ये जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, इसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि इंडिया के फूड के इंपोर्ट्स खत्म हो गए। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए कि हम लोग जितना फूड का व्हीट राइस एक्सेट्रा इन सब का रिक्वायरमेंट इंडिया में था उतना ही खुद से ग्रो कर पाते थे गवर्नमेंट के इन पॉलिसी या इन मिशन के बाद। और पॉइंट नंबर 5 देखिए लास्ट, द फार्मर कम्युनिटी हैड ए मार्केटेबल सरप्लस नाउ। ये क्या होता है जी? मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? पहले क्या होता था? पहले होता था सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था कि फार्मर केवल उतना ही ग्रो करना करता था जितना उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती थी। अब क्या हुआ? अब वो ज़्यादा ग्रो करने लगा इन सीड्स की वजह से, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्टेप्स की वजह से, जो उसके उसी खेत में अब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो अब फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो सरप्लस बच गया, जिसको वो मार्केट में सेल कर सकता है या पैसे कमाने के लिए, उस सरप्लस को हम कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो अब फार्मर के पास मार्केटेबल सरप्लस रहने लगा, इतना फूड होने लगा, इतनी हार्वेस्ट होने लगी कि अपनी रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लीट होती ही थी, साथ में उसको बेच करके वो कुछ कैश भी जनरेट कर पाता था। आजकल भी ऐसा ही है, आप सब लोग जानते ही हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ इनकी ऐसी थी जो जो हम जितना करना चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ। तो कुछ जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी, वो भी जान लेते हैं। इसका भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है। तो आपके लिए मैं बताऊं, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, दिस वन एंड दिस वन, है ना। इसके प्रोज एंड कॉन्स या बेनिफिट्स या लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, जूट, कॉटन, टी एक्सेट्रा वर इग्नोर्ड। ये जो है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का जितना मिशन था, इन्होंने वीट, राइस ऐसी फसलों पर ज़्यादा फोकस किया। और जो दूसरे तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ था इंडिया में, जो कॉटन ग्रो करना है, दालें पल्सेस का प्रोडक्शन करना है, जूट का प्रोडक्शन करना है, टी फार्मिंग है ना, तो इन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस ये जो सेक्टर्स रहे ये इग्नोर्ड रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर भी। पॉइंट नंबर 2, स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा डिड नॉट बेनिफिट मच। ऐसे स्टेट्स जहां पर गवर्नमेंट अभी तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन का ठीक ठीक डेवलप नहीं कर पाई थी, तो उन स्टेट्स में, उन एरियाज में जो जो HYV सीड्स हैं ये पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किए जा सके, इसलिए इन स्टेट में इनका बेनिफिट नहीं दिखाई दिया उस समय तक। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, marginal landholders did not benefit because those could not afford the expensive irrigation, fertilizers, pesticides, etc. मैंने आपको बताया कि मार्जिनल लैंड होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास जो साइज होता है लैंड का वो बहुत थोड़ा होता है। तो वो लोग छोटे से खेत के लिए अलग से ट्यूबवेल लगाना, अलग से मशीनें खरीदना एग्रीकल्चर के लिए, ट्रैक्टर वगैरह, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना उनके लिए बड़ा वो था इररिलेवेंट कि यार इतने छोटे खेत में ये सब कैसे करेंगे। और जिन किसानों ने, जिन फार्मर्स ने कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए स्टेप नहीं लिए, उसके लिए उन्होंने उस तरीके की फार्मिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अपने ही से करना चाहते थे जितना जैसा हो जाए भगवान भरोसे टाइप से, तो वो इस बेनिफिट का, इस जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसका बेनिफिट वो लोग नहीं ले पाए, या उन लोगों तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंचा। करेक्ट। तो ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आगे देखते हैं सब्सिडीज। एक और बड़ा पॉइंट आता है कि हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत सब्सिडीज दी हैं फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो इसके कुछ लोग तो फोर में हैं, इसको फेवर करते हैं, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, इसका विरोध करते हैं। तो दोनों की बातें सुन लेते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्सिडीज क्या होती हैं। सब्सिडीज इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि आर्थिक सहायता, provided by government to the producers for meeting the farmers social welfare objective। गवर्नमेंट के कुछ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होते हैं, समाज कल्याण के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को डिफरेंट टाइप से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो किसानों को क्या दिया उन्होंने? सब्सिडीज दी। सब्सिडीज और क्या होती हैं देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन द फार्मर्स वर अट्रैक्टेड बाय गवर्नमेंट
बाय वे ऑफ गिविंग सब्सिडीज। तो जैसे फार्मर्स को ये स्टेप लेना था कि वो नॉर्मल पुराने ढंग से जो खेती करते आ रहे थे उसको छोड़कर अब जो गवर्नमेंट बता रही है उस तरीके से फार्मिंग करें। तो फार्मर के, आप समझते हैं ना कि वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, किसी भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में उनको बहुत रेजिस्टेंस, बहुत हेजिटेशन होती है। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वाला एक एक काम किया कि सब्सिडीज देकर के उन्होंने किसानों को मोटिवेट किया ताकि वो नए मेथड्स ऑफ फार्मिंग जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग थे उसको अडॉप्ट करें। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो ये इस्टेब्लिश करते हैं कि हमको सब्सिडीज देनी चाहिए किसानों को। देखिए, द फार्मिंग सेक्टर सफर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटीज, देयरफॉर सब्सिडीज आर नीडेड। देखिए, फार्मिंग एक ऐसा काम है, खेती करना एक ऐसा काम है जो गॉड के एक्ट्स पे बहुत डिपेंड करता है। बारिश ज़्यादा होगी तो फसल खराब, बारिश काफ़ी कम हुई तो फसल खराब, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पेस्ट का अटैक हो जाना या फ्लड आ जाना किसी कारण से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ना जो फार्मर्स की लाइफ बहुत अनसर्टेन है। उनकी लाइफ में श्योरिटी नहीं है कि इस साल हम कितना प्रोडक्शन होगा, कितने पैसे हम कमाएंगे, कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली तब कि जब वो फार्मर्स पूरे कंट्री के लिए फूड ग्रो कर रहे हैं। अगर ये फार्मर्स काम ना करें तो हम सबको कहाँ से मिलेगा फूड, कहाँ से मिलेगा ना, ग्रेन्स कहाँ से मिलेंगे हमें। तो इसलिए इनको सब्सिडी देना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं कि सब्सिडीज़ का फेवर करते हैं वो लोग इस कारण से। पॉइंट नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर पुअर। ये तो पता है ना आपको, बहुत सारे जो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स को ओन करते हैं और वो इसलिए काफ़ी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है। दे कैन नॉट अफोर्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग। अब उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छी अच्छी मशीनें, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स परचेस कर सकें। इसलिए भी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि ऐसे फार्मर्स को सब्सिडी दे करके उनको वो चीज़ें खरीदना अफोर्ड करा पाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इफ सब्सिडीज आर एलिमिनेटेड। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडीज खत्म कर दे तो क्या होगा? अ पुअर फार्मर विल बिकम पुअरर। वो जो गरीब किसान है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। जबकि आप देखो कि ऐसी सब्सिडीज के एलिमिनेट होने से जो रिच फार्मर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से रिच है ना। अगर उस पर मान लीजिए यूरिया के बैग पर, 50 kg के बैग पर उसको मान लो 800 रुपये की या 1000 रुपये की सब्सिडी ना मिले तो भी खरीद लेगा, उसके बाद इतने पैसे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब फार्मर है, छोटी ज़मीन का मालिक है, वो कैसे खरीदेगा अगर सब्सिडी खत्म होगी? तो वो कहेगा छोड़ो यार, मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं इसके बिना ही काम चला लूंगा। और अगर जो वो ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेगा अपने खेत में तो उसकी प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो इसलिए भी ये सब्सिडीज देना ज़रूरी है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। अब हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि ये सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, इसके जो अगेंस्ट में है वो लोग क्या कहते हैं, देखिए। नंबर 1, गिविंग सब्सिडीज वॉज फाइन इन द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, बट सब्सिडीज शुड बी फेस्ड आउट एज द फार्मिंग इकोनॉमी इम्प्रूव्स। लोग कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सब्सिडीज देना तो ठीक था, लोगों को अट्रैक्ट करना था, लोगों को मोटिवेट करना था कि वो और अच्छे ढंग से फार्मिंग करें, इंडिया का फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस बढ़ाएं। लेकिन अब तो बहुत समय हो गया ना, अब क्यों सब्सिडीज दी जा रही हैं? अब तो जो किसानों की जो हालत है इकोनॉमिक पहले से बेटर है। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी जो नीड थी सब्सिडीज की वो स्टार्टिंग में थी, अब नहीं है। अब चाहे तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए, सब्सिडीज बेनिफिट द रिच फार्मर विद द लार्ज लैंड होल्डिंग्स मच मोर देन द मार्जिनल लैंड होल्डर्स। अब सपोज कीजिए दो फार्मर हैं, एक के पास 5 हेक्टेयर का स्पेस है, एक के पास केवल 2 बीघा जमीन है। अब जो 5 हेक्टेयर वाला जो खेत है, जिसे जो उसका मालिक है, जब वो फर्टिलाइजर मार्केट में खरीदने जाएगा तो उसी के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी लेके आएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए वो 5 हेक्टेयर के लिए 5 बैग्स ऑफ यूरिया लेके आया मार्केट से और एक बैग पर 1000 रुपये की सब्सिडी है, तो उसको 5000 रुपये का फायदा हुआ ना। और जो छोटा वाला है उसके अपने खेत के लिए मान लीजिए हाफ बैग में ही काम चल जाएगा उसका, तो हाफ बैग के लिए तो उसको केवल 500 रुपये का ही फायदा हुआ ना। तो जो बड़ा ऑलरेडी रिच है उसको 5000 रुपये का फायदा हुआ, जो छोटा किसान है उसको केवल 500 रुपये का फायदा हुआ। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में हम कहते हैं कि सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए। सब्सिडीज से रिच फार्मर को ज़्यादा हेल्प मिलती है और स्मॉल फार्मर को कम हेल्प मिलती है। सब्सिडीज विच बेनिफिट द रिच फार्मर्स मोर create an extra burden on the honest taxpayers in the country।
बड़ा फार्मर बड़ा खेत लेके बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, ज़्यादा उसको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, उसको मिलती भी है। तो ये जो उसको ज़्यादा हेल्प मिली और वो तो रिच हो रहा है, हर बार सब्सिडीज लेकर के वो ज़्यादा ज़्यादा अपनी कॉस्ट को कम कर पा रहा है और प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहा है, इसलिए वो रिच हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिच हो रहा है हर साल। लेकिन जो सब्सिडीज की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट जो भर रही है, गवर्नमेंट कहाँ से लाती है इतना पैसा? गवर्नमेंट पैसा लाती है टैक्स पेयर्स से। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं इंडिया के, वो टैक्स भरते हैं हर साल, उस पैसे से उस फार्मर को सब्सिडीज मिला। तो जो सब्सिडीज का मिसयूज किया गया, एक्चुअल में उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा एंड ऑफ द डे? टैक्स पेयर के ऊपर। तो टैक्स पेयर के ऊपर जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, इन लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ा उस फार्मर को जो पहले से ही रिच था और भी ज़्यादा रिच करने में। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि हमको सब्सिडीज खत्म कर देनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक 2.2 आज का, जिसमें हमने आपके इंडियन इकोनॉमी का डिस्कस किया, स्पेशली एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में। अब जो हम पढ़ेंगे 2.3 में, यही बात इसी पीरियड में इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा रहा इन 40 ईयर्स में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर डालिए। तो नेक्स्ट क्लास तक बाय बाय।